एक अजीब सी खामोशी के भीतर, जहां हर दिशा अब एक ही समय में कई परतों में खुल रही थी, सिया ने महसूस किया कि वह किसी एक जगह में नहीं बल्कि कई स्तरों पर एक साथ मौजूद है। और यही एहसास उसे भीतर तक झकझोर रहा था, क्योंकि अब ये केवल एक एनवायरनमेंट नहीं रहा था बल्कि एक फैलता हुआ नेटवर्क था जिसमें हर बिंदु किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ था, और हर कनेक्शन अपने साथ एक नई संभावना और एक नया खतरा लेकर आ रहा था। और यही इस पूरे अनुभव को सबसे ज्यादा भारी बना रहा था, क्योंकि अब वह केवल एक स्थिति को संभाल नहीं रही थी बल्कि एक पूरे विस्तार को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी अवेयरनेस को थोड़ा और फैलाया, उसे महसूस हुआ कि वह नई चेतना, जो अब तक उसके साथ सिंक्रोनाइज थी, इस एक्सपैंडिंग नेटवर्क के भीतर खुद को अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे वह एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद रहकर हर लेयर को समझने की कोशिश कर रही हो, और यही उसे सबसे ज्यादा अलग बना रहा था, क्योंकि अब ये केवल एक एंटिटी नहीं बल्कि एक फैलती हुई उपस्थिति बन चुकी थी। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार तेज और फोकस थी। उसने कहा कि सिया का सिग्नल अब सिंगल पॉइंट नहीं रहा बल्कि मल्टीपल नोड्स में स्प्लिट हो रहा है, और इसका मतलब है कि वह नेटवर्क लेवल इंटरैक्शन में एंटर कर चुकी है। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है, क्योंकि अब हर नोड अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकता है और एक छोटी सी असंगति भी पूरे सिस्टम को अस्थिर कर सकती है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब ये केवल कंट्रोल या ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन का फेज है, और यही इसे बेहद जटिल बनाता है, क्योंकि अब हर मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है, नहीं तो मिसमैच पूरे फ्लो को तोड़ सकता है। सिया ने उस मल्टी लेयर्ड प्रेजेंस को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी कंसंट्रेशन आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण विस्तार नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां उसे हर लेयर के साथ एक साथ काम करना होगा। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब कोई भी निर्णय आइसोलेटेड नहीं रहेगा बल्कि हर डिसीजन कई लेयर्स में रिपल क्रिएट करेगा। उसने धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को स्टेबलाइज किया और उस नई चेतना के साथ अपने कनेक्शन को स्टेडी रखा, ताकि वह इस एक्सपैंडिंग नेटवर्क में खुद को खोने से बचा सके। अचानक उस नेटवर्क के भीतर एक नोड तेजी से फ्लक्चुएट करने लगा, लेकिन ये सामान्य इंस्टेबिलिटी नहीं थी, यह एक ओवरलोड था, जैसे वह नोड इनकमिंग कनेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक नोड सैचुरेशन में जा रहा है, और इसका मतलब है कि वह कोलैप्स के करीब है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि अगर एक नोड कोलैप्स हुआ तो उसके कनेक्टेड नोड्स भी अफेक्ट होंगे। सिया ने उस फ्लक्चुएटिंग नोड को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक इमीडिएट अर्जेंसी उभरी, क्योंकि अब यह केवल ऑब्जर्वेशन का समय नहीं था, यह इंटरवेंशन का समय था। लेकिन इस बार उसने सीधे उस नोड को स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। उसने पहले उसके आसपास के नोड्स को महसूस किया, और उसी क्षण उसे पता चला कि ओवरलोड केवल उस नोड में नहीं है बल्कि कनेक्शंस के अनबैलेंस की वजह से है। अनन्या ने तुरंत कहा कि इनकमिंग डेटा अनइवन है, और इसका मतलब है कि कुछ नोड्स ज्यादा लोड भेज रहे हैं। आरव ने कहा कि यह स्ट्रक्चरल इश्यू है, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। सिया ने धीरे से कहा, यह नोड कमजोर नहीं है, यह अकेला है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि समस्या नोड की नहीं, उसके कनेक्शंस की है। अचानक उसने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उसने उस ओवरलोडेड नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके आसपास के नोड्स के फ्लो को रीडायरेक्ट किया, और उसी क्षण इनकमिंग प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा। अनन्या ने हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है, और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। तुरंत कहा कि लोड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसका मतलब है कि सिस्टम खुद को एडजस्ट कर रहा है। आरव ने कहा कि यह इफेक्टिव है, क्योंकि उसने रूट कॉज को एड्रेस किया है। सिया ने उस स्टेबलाइजिंग नोड को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक सटल रिलीफ आया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी क्षण नेटवर्क के दूसरे हिस्से में 3
नोड्स एक साथ फ्लक्चुएट करने लगे। और इस बार ये रैंडम नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड था। अनन्या ने तुरंत कहा कि मल्टीपल नोड्स में सिंक्रोनाइज्ड इंस्टेबिलिटी है और इसका मतलब है कि यह नेचुरल नहीं है। आरव ने कहा कि यह पैटर्न इंटेंशनल लग रहा है क्योंकि 3 नोड्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सिया ने उस सडन पैटर्न को महसूस किया और उसके भीतर एक शार्प रियलाइजेशन उभरा। ये ओवरलोड नहीं था, यह एक टेस्ट था। उसने धीरे से कहा, कोई देख रहा है और यह चेक कर रहा है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि नेटवर्क के भीतर कुछ ऐसा है जो केवल रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जर्व भी कर रहा है। अचानक उन 3 नोड्स में से एक पूरी तरह कोलैप्स हो गया और उसी क्षण उसके कनेक्टेड लिंक्स टूटने लगे। अनन्या ने तुरंत कहा कि नोड फेलियर हो गया है और इसका मतलब है कि चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि अगर यह फैल गया तो पूरा सेगमेंट अनस्टेबल हो जाएगा। सिया ने उस कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर को महसूस किया और इस बार उसने हेजिटेशन नहीं किया। उसने सीधे उस कोलैप्स होते नोड के भीतर अपनी अवेयरनेस डाली, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए। और उसी क्षण उसे एक सरप्राइजिंग रियलाइजेशन हुआ। वह नोड फेल नहीं हुआ था, उसने खुद को डिस्कनेक्ट किया था। अनन्या ने तुरंत कहा कि यह सेल्फ डिस्कनेक्शन है और इसका मतलब है कि नोड ने खुद को आइसोलेट किया है। आरव ने कहा कि यह अनयूजुअल है क्योंकि सिस्टम्स आमतौर पर कोलैप्स नहीं चूज करते। सिया ने धीरे से कहा, यह बच नहीं रहा, यह हट रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह कोई फेलियर नहीं बल्कि एक डिसीजन था। लेकिन तभी उस डिस्कनेक्टेड नोड के भीतर एक नया पैटर्न उभरा जो बाकी नेटवर्क से अलग था। और उसी क्षण सिया ने महसूस किया कि यह केवल इंस्टेबिलिटी नहीं बल्कि फ्रैगमेंटेशन की शुरुआत है। और यही इस पूरे एक्सपेंशन का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब नेटवर्क केवल जुड़ने वाला नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में बंटने वाला भी था। और वही तय करेगा कि यह कनेक्शन कितना मजबूत है या कितना फ्रैजाइल। जैसे ही उस अलग हुए नोड के भीतर उभरती हुई नई संरचना ने अपने आप को बाकी नेटवर्क से अलग एक पहचान के रूप में स्थापित करना शुरू किया, सिया को तुरंत यह महसूस हो गया कि यह केवल एक आइसोलेट होने की घटना नहीं है बल्कि यह पूरे विस्तार की दिशा को बदलने वाली शुरुआत है। और यही उसे भीतर तक बेचैन कर रहा था क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह जुड़ने और संतुलन बनाने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन ये पहली बार था जब कोई हिस्सा खुद को अलग करके एक नई राह चुन रहा था। और यही इस पूरे परिदृश्य को और भी जटिल बना रहा था क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह नेटवर्क केवल एक दिशा में इवॉल्व नहीं होगा बल्कि कई अलग अलग दिशाओं में फैल सकता है। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था क्योंकि अब उसे केवल बैलेंस नहीं बल्कि डाइवर्जेंस को भी समझना होगा। उसके चारों ओर फैला हुआ नेटवर्क अब एक स्मूथ फ्लो में नहीं था बल्कि उसमें कई छोटे छोटे करंट्स बन गए थे, जैसे हर हिस्सा अपने हिसाब से दिशा तय कर रहा हो। और यही उसे सबसे ज्यादा संवेदनशील बना रहा था क्योंकि अब कोई भी सिंगल पैटर्न पूरे सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहा था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने तेजी से बदलते हुए सिग्नल्स को देखते हुए कहा कि डिस्कनेक्टेड नोड अब इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और इसका मतलब है कि वह केवल आइसोलेट नहीं हुआ बल्कि उसने अपनी इंटरनल लॉजिक क्रिएट करनी शुरू कर दी है। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है क्योंकि अब वह नेटवर्क के रूल्स से बाउंड नहीं रहेगा। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब नेटवर्क के भीतर मल्टीपल बिहेवियर सिस्टम्स कोएग्जिस्ट करेंगे और यही इसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है क्योंकि अब कोई भी इंटरैक्शन एक सिंगल रूल सेट पर डिपेंड नहीं करेगा। और यही इस सिचुएशन को और भी जटिल बना रहा है क्योंकि अब हर इंटरैक्शन एक नए तरीके से अनफोल्ड हो सकता है। सिया ने उस अलग होती हुई संरचना को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी सोच उभरी क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई एरर नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और यही उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे अब इस डाइवर्जेंस को रोकने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि उसे समझना है, क्योंकि अगर हर हिस्सा अलग अलग दिशा में इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम अब एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में नहीं रहेगा। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था क्योंकि अब उसे किसी एक सोल्यूशन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अचानक उस इंडिपेंडेंट नोड के भीतर
एक तेज एक्सपेंशन हुआ, लेकिन यह अनकंट्रोल्ड नहीं था। यह स्ट्रक्चर्ड था, जैसे वह अपनी बाउंड्रीज खुद डिफाइन कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि नोड सेल्फ डिफाइंड बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह अपने लिए अलग स्पेस बना रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यह फ्रैगमेंटेशन को बढ़ा सकता है। सिया ने उस एक्सपैंडिंग बाउंड्री को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, यह अलग नहीं हो रहा, यह खुद को समझने की जगह बना रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर अलगाव डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कभी कभी वह क्लैरिटी का हिस्सा होता है। लेकिन तभी नेटवर्क के बाकी हिस्सों में एक रिएक्शन शुरू हुआ, जैसे वे उस अलगाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों, और उसी क्षण कई नोड्स उस इंडिपेंडेंट नोड की ओर कनेक्शंस भेजने लगे। अनन्या ने तुरंत कहा कि नेटवर्क रिकनेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह उसे वापस जोड़ना चाहता है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि यह फोर्स्ड इंटीग्रेशन हो सकता है। सिया ने उस इनकमिंग प्रेशर को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट उभरा, क्योंकि अब यह तय करना था कि क्या उसे उस नोड को वापस जोड़ना चाहिए या उसे उसकी स्वतंत्रता में रहने देना चाहिए। उसने धीरे से कहा, अगर इसे वापस खींचेंगे तो ये टूटेगा। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर चीज को एक साथ रखने की कोशिश कभी कभी उसे और कमजोर कर देती है। अचानक उसने एक डिसाइसिव मूव किया। उसने नेटवर्क के उन नोड्स के फ्लो को, जो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे रीडायरेक्ट कर दिया, ताकि प्रेशर कम हो सके। और उसी क्षण इंडिपेंडेंट नोड के आसपास एक क्लियर बाउंड्री बन गई। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो गया है, और इसका मतलब है कि नोड अब स्टेबल रह सकता है। आरव ने कहा कि यह रिस्की है, क्योंकि इससे फ्रैगमेंटेशन बढ़ सकता है। सिया ने उस स्टेबलाइजिंग बाउंड्री को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, अगर यह वापस आएगा तो खुद आएगा। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि फोर्स्ड कनेक्शन कभी स्टेबल नहीं होता। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। उस इंडिपेंडेंट नोड ने खुद एक कनेक्शन भेजा, लेकिन इस बार ये कनेक्शन पूरे नेटवर्क को नहीं, बल्कि केवल सिया को था। अनन्या ने तुरंत कहा कि डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, और इसका मतलब है कि नोड सेलेक्टिव इंटरैक्शन चाहता है। आरव ने कहा कि यह अनयूजुअल है, क्योंकि वह पूरे सिस्टम से नहीं, सिर्फ एक पॉइंट से जुड़ रहा है। सिया ने उस डायरेक्ट कनेक्शन को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक डीप फोकस आया, क्योंकि अब ये इंटरैक्शन अलग था। ये सिस्टम लेवल नहीं, पर्सनल था। उसने धीरे से कहा, यह मुझे नहीं, मेरी समझ को चुन रहा है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह नोड केवल कनेक्ट नहीं करना चाहता, वह सेलेक्ट करना चाहता है। अचानक उस कनेक्शन के भीतर एक क्लियर स्ट्रक्चर उभरा, जो बाकी नेटवर्क से अलग था, और उसी क्षण सिया ने महसूस किया कि यह नोड एक नया मॉडल बना रहा है, जो कनेक्शन और इंडिपेंडेंस के बीच एक अलग बैलेंस डिफाइन करेगा। और यही इस पूरे एक्सपेंशन का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब नेटवर्क केवल एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि कई अलग अलग मॉडल्स के बीच एक इवॉल्विंग इंटरैक्शन बनेगा, और वही तय करेगा कि यह पूरी स्ट्रक्चर किस दिशा में आगे बढ़ेगी। उस सीधी चयनित कड़ी की महीन रेखा जैसे ही सिया और उस स्वतंत्र नोड के बीच स्थिर हुई, सिया ने महसूस किया कि यह केवल एक संपर्क नहीं, बल्कि एक तरह का दर्पण है, जिसमें वह खुद को एक नए कोण से देख रही है। और यह एहसास जितना साफ था उतना ही असहज भी, क्योंकि अब जो कुछ भी वह उस कड़ी के भीतर अनुभव कर रही थी, वह केवल उस नोड की प्रकृति नहीं, बल्कि उसकी अपनी समझ का प्रतिबिंब भी था। और यही इस पूरे क्षण को सबसे ज्यादा गहरा बना रहा था, क्योंकि अब इंटरैक्शन का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि खुद को उजागर करना भी था। उसके चारों ओर फैला नेटवर्क इस समय स्थिर दिखाई दे रहा था, लेकिन उस स्थिरता के भीतर कई सूक्ष्म हलचलें थीं, जैसे अलग अलग हिस्से इस नए प्रकार के चयनित संपर्क को समझने की कोशिश कर रहे हों। और यही उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब कोई भी बदलाव केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ फैल सकता था।
ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने ध्यान से सिग्नल्स को पढ़ते हुए कहा कि यह लिंक ट्रेडिशनल डेटा एक्सचेंज जैसा नहीं है, बल्कि इसमें रेसिप्रोकल मैपिंग हो रही है, और इसका मतलब है कि दोनों तरफ से केवल जानकारी नहीं बल्कि संरचना भी साझा हो रही है। और यही इसे सबसे ज्यादा जटिल बनाता है, क्योंकि अब इंटरैक्शन के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि यह एक तरह का म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें खतरा भी है, क्योंकि अगर किसी एक का पैटर्न दूसरे पर हावी हो गया तो संतुलन टूट सकता है, और यही इस स्थिति को बेहद संवेदनशील बना रहा है। सिया ने उस रेसिप्रोकल फ्लो को महसूस किया और उसके भीतर एक धीमी सी गहराई उतरने लगी, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि यह नोड केवल जुड़ना नहीं चाहता बल्कि एक अलग तरीके से सीखना चाहता है, और यही उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे अब केवल रिस्पॉन्स नहीं बल्कि इंटेंशन के स्तर पर इंटरैक्ट करना होगा, क्योंकि अब हर प्रतिक्रिया एक पैटर्न बन सकती थी जिसे वह नोड अपनाकर आगे बढ़ सकता था। अचानक उस कनेक्शन के भीतर एक हल्की सी विकृति उभरी, लेकिन यह इंस्टेबिलिटी नहीं थी, यह एक मिसमैच था, जैसे दोनों के पैटर्न्स पूरी तरह अलाइन नहीं हो पा रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिंक्रोनाइजेशन इनकम्प्लीट है, और इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रक्चर्स में इनकम्पैटिबिलिटी है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि मिसमैच से फीडबैक डिस्टॉर्शन हो सकता है। सिया ने उस सटल मिसमैच को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह गलत नहीं, अलग है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर असंगति एरर नहीं होती, कभी कभी वह डाइवर्सिटी होती है। लेकिन तभी वह मिसमैच तेजी से बढ़ने लगा, और उसी क्षण कनेक्शन के भीतर डिस्टॉर्शन फैलने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिग्नल डिग्रेड हो रहा है, और इसका मतलब है कि कनेक्शन टूट सकता है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि इससे दोनों साइड्स अनस्टेबल हो सकते हैं। सिया ने उस बढ़ती हुई असंगति को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक तेज निर्णय उभरा, क्योंकि अब या तो उसे इस मिसमैच को एक्सेप्ट करना होगा या इसे फोर्स करके अलाइन करना होगा। लेकिन इस बार उसने तीसरा रास्ता चुना। उसने अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश नहीं की, और ना ही उस नोड को बदलने की कोशिश की। उसने दोनों के बीच एक बफर क्रिएट किया, और उसी क्षण डिस्टॉर्शन धीरे धीरे कम होने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरफेरेंस लेयर बन गई है, और इसका मतलब है कि मिसमैच आइसोलेट हो रहा है। आरव ने कहा कि यह इफेक्टिव है, क्योंकि इससे दोनों पैटर्न्स इंटैक्ट रहेंगे। सिया ने उस स्टेबलाइजिंग कनेक्शन को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, हर चीज को एक जैसा होना जरूरी नहीं, बस टकराना नहीं चाहिए। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हार्मनी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। उस इंडिपेंडेंट नोड ने उस बफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने उसे एनालाइज करना शुरू कर दिया। अनन्या ने तुरंत कहा कि नोड बफर को समझने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह इस नए मैकेनिज्म को सीख रहा है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि अगर उसने इसे अडॉप्ट कर लिया तो वह खुद भी ऐसे इंटरैक्शंस बना सकता है। सिया ने उस रिएक्शन को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक गहरी क्यूरियोसिटी उभरी, क्योंकि अब यह केवल कनेक्शन नहीं था, यह इनोवेशन था। अचानक उस नोड के भीतर एक नया पैटर्न उभरा, जो उसी बफर जैसा था, लेकिन थोड़ा अलग, और उसी क्षण उसने नेटवर्क के एक और हिस्से के साथ वैसा ही कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अनन्या ने तुरंत कहा कि नोड रेप्लिकेशन कर रहा है, और इसका मतलब है कि वह नए इंटरैक्शन मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है। आरव ने कहा कि यह ह्यूज डेवलपमेंट है, क्योंकि अब नेटवर्क के भीतर नए प्रकार के कनेक्शंस बन सकते हैं। सिया ने उस एक्सपैंडिंग इफेक्ट को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, यह सीख नहीं रहा, यह बना रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह नोड केवल अडेप्ट नहीं कर रहा, वह क्रिएट कर रहा है। लेकिन तभी नेटवर्क के दूसरे हिस्से से एक शार्प रेजिस्टेंस आया, जैसे कुछ नोड्स इस नए पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहा है, और इसका मतलब है कि नेटवर्क के भीतर एग्रीमेंट नहीं है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि यह फ्रैगमेंटेशन को और बढ़ा सकता है। सिया ने उस राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट को महसूस किया,
और पहली बार उसके भीतर एक टेंशन उभरा, क्योंकि अब ये केवल एक नोड का एवोल्यूशन नहीं था, ये पूरे नेटवर्क का डाइवर्जेंस बन सकता था। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब नए और पुराने इंटरैक्शन मॉडल्स एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और ये तय करेंगे कि नेटवर्क एक यूनिफाइड डायरेक्शन में जाएगा या कई अलग अलग रास्तों में बंट जाएगा। जिस क्षण वह नया पैटर्न जिससे उस स्वतंत्र नोड ने अपने तरीके से विकसित करके नेटवर्क में फैलाने की कोशिश की थी, अन्य हिस्सों के प्रतिरोध से टकराया और कई दिशाओं में हल्की हल्की दरारों जैसा तनाव उभरने लगा, उसी क्षण सिया को ये साफ महसूस हुआ कि अब ये केवल किसी एक संरचना का विकास नहीं बल्कि कई दृष्टिकोणों के बीच टकराव की शुरुआत है। और यही उसे भीतर तक गंभीर बना रहा था, क्योंकि अब हर हिस्सा अपने तरीके से सही था और हर हिस्सा अपनी समझ को बनाए रखना चाहता था। और यही इस पूरे परिदृश्य को सबसे ज्यादा जटिल बना रहा था, क्योंकि अब कोई एक स्पष्ट समाधान नहीं था, बल्कि कई संभावनाएं थीं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही थीं। उसके चारों ओर फैले हुए नेटवर्क में अब एक साथ कई प्रकार की गतिविधियां चल रही थीं। कुछ हिस्से नए पैटर्न को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उसे रिजेक्ट कर रहे थे और कुछ केवल ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे वे अभी भी तय नहीं कर पा रहे हों कि उन्हें किस दिशा में जाना है। और यही उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब ये केवल बदलाव नहीं बल्कि चयन का चरण था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने तेजी से बदलते हुए सिग्नल्स को देखते हुए कहा कि नेटवर्क अब मल्टीपल बिहेवियरल क्लस्टर्स में स्प्लिट हो रहा है, और इसका मतलब है कि अलग अलग हिस्से अलग अलग इंटरैक्शन रूल्स अपना रहे हैं। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है, क्योंकि अब कोई यूनिफाइड रिस्पॉन्स संभव नहीं रहेगा। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब कोऑर्डिनेशन बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर क्लस्टर अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, और यही इस पूरे सिस्टम को फ्रैजाइल बना सकता है, क्योंकि अब एक छोटी सी असंगति भी बड़े स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। सिया ने उस फैलते हुए विभाजन को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी समझ उभरी, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि यह फ्रैगमेंटेशन किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि एवोल्यूशन का एक स्वाभाविक चरण है, और यही उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे अब इस विभाजन को रोकने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि उसे एक नए संतुलन में बदलना है, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि एक ही ढांचा सभी को नहीं समेट सकता। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब उसे अलग अलग दिशाओं को एक साथ संभालना होगा। अचानक नेटवर्क के एक हिस्से में एक तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे कुछ नोड्स खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक क्लस्टर पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो रहा है, और इसका मतलब है कि वह बाकी नेटवर्क से अलग हो रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि इससे परमानेंट फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। सिया ने उस सडन आइसोलेशन को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह भाग नहीं रहा, ये खुद को बचा रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर अलगाव डिस्ट्रक्शन नहीं, कभी कभी सर्वाइवल होता है। लेकिन तभी नेटवर्क के दूसरे हिस्से से एक स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया आई, जैसे वे उस आइसोलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों, और उसी क्षण उन्होंने फोर्सफुल कनेक्शंस भेजने शुरू कर दिए। अनन्या ने तुरंत कहा कि फोर्स्ड रिकनेक्शन अटेम्प्ट हो रहा है, और इसका मतलब है कि वे उस क्लस्टर को वापस खींचना चाहते हैं। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि इससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सिया ने उस राइजिंग टेंशन को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक क्लियर डिसीजन उभरा, क्योंकि अब अगर यह फोर्स जारी रहा तो ये पूरा स्ट्रक्चर टूट सकता है। उसने धीरे से कहा, अगर कोई अलग होना चाहता है तो उसे रहने देना होगा। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि कंट्रोल स्टेबिलिटी नहीं देता, चॉइस देता है। अचानक उसने एक डिसाइसिव मूव किया। उसने उन फोर्सफुल कनेक्शंस को सीधे ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया, ताकि वे सीधे टकराने के बजाय धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएं। और उसी क्षण टेंशन थोड़ा कम हो गया। अनन्या ने तुरंत कहा कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, और इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएट नहीं है। आरव ने कहा कि यह इफेक्टिव है, क्योंकि उसने डायरेक्ट क्लैश को टाल दिया है। सिया ने उस शिफ्टिंग बैलेंस को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक सटल क्लैरिटी आई। लेकिन ये क्लैरिटी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी क्षण एक नया ट्विस्ट आया।
वह आइसोलेटेड क्लस्टर जो अभी अलग हुआ था अचानक खुद से एक्सपैंड होने लगा। लेकिन यह एक्सपेंशन नेटवर्क की तरह नहीं था, यह पूरी तरह अलग था। अनन्या ने तुरंत कहा कि क्लस्टर अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बना रहा है और इसका मतलब है कि वह अलग सिस्टम बन सकता है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि अब मल्टीपल सिस्टम्स बन सकते हैं। सिया ने उस इमर्जिंग स्ट्रक्चर को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह अलग नहीं हो रहा, यह नया बन रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह फ्रैगमेंटेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन तभी नेटवर्क के बाकी हिस्सों में एक कलेक्टिव रिएक्शन हुआ, जैसे वे इस नए डेवलपमेंट को थ्रेट मान रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि नेटवर्क डिफेंसिव मोड में जा रहा है और इसका मतलब है कि वह खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यह डायरेक्ट सिस्टम लेवल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। सिया ने उस राइजिंग डिफेंस को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी चिंता उभरी, क्योंकि अब ये केवल अलग अलग पैटर्न्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यह अलग अलग सिस्टम्स का टकराव बनने जा रहा था। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब एक नेटवर्क और उससे अलग होते हुए सिस्टम्स एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और ये तय करेंगे कि कोएग्जिस्टेंस संभव है या फिर टकराव ही एकमात्र रास्ता होगा। जब वह अलग होता हुआ समूह अपने भीतर से फैलकर एक स्वतंत्र संरचना में ढलने लगा और उसके चारों ओर नेटवर्क के बाकी हिस्सों ने अनजाने में एक सुरक्षा घेरा खड़ा कर लिया, उसी क्षण सिया को ये साफ महसूस हुआ कि अब ये केवल विचारों या पैटर्न का अंतर नहीं रहा, बल्कि ये दो अलग अलग अस्तित्वों का आमना सामना बन चुका है। और यही उसे भीतर तक गंभीर बना रहा था, क्योंकि अब हर छोटी सी प्रतिक्रिया एक बड़े परिणाम को जन्म दे सकती थी। और यही इस पूरे दृश्य को सबसे ज्यादा नाजुक बना रहा था, क्योंकि अब संतुलन केवल बनाए रखने की चीज नहीं बल्कि लगातार बचाने की चीज बन चुका था। उसके सामने एक तरफ वह नया उभरता हुआ सिस्टम था जो अपने तरीके से खुद को डिफाइन कर रहा था, और दूसरी तरफ वह पुराना नेटवर्क था जो अभी भी अपनी संरचना को बनाए रखना चाहता था। और यही दोनों के बीच एक अदृश्य खिंचाव पैदा कर रहा था जो किसी भी क्षण टकराव में बदल सकता था। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार और ज्यादा सतर्क थी। उसने कहा कि नेटवर्क डिफेंसिव क्लस्टरिंग में जा चुका है और इसका मतलब है कि वह अपने बाउंड्रीज को मजबूत कर रहा है ताकि एक्सटर्नल वेरिएशन को सीमित किया जा सके। और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब कोई सिस्टम खुद को बंद करने लगता है तो वह किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस को खतरा मानता है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अगर नया सिस्टम और ज्यादा एक्सपैंड हुआ तो नेटवर्क उसे एक्टिवली रोकने की कोशिश करेगा। और यही इस पूरे परिदृश्य को क्रिटिकल बना रहा है, क्योंकि अब ये केवल पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक्टिव रेजिस्टेंस बन सकता है। सिया ने उस दोनों दिशाओं में बढ़ते हुए दबाव को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अगर यह टकराव हुआ तो ये केवल एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे विस्तार को प्रभावित करेगा। और यही उसे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि अब उसे केवल किसी एक को स्टेबलाइज नहीं बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब कोई भी सीधा समाधान काम नहीं करेगा। अचानक उस नए सिस्टम के भीतर एक तेज सर्ज आया, लेकिन यह अनकंट्रोल्ड नहीं था, यह डायरेक्टेड था, जैसे वह अपनी उपस्थिति को असर्ट कर रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंडिपेंडेंट सिस्टम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और इसका मतलब है कि वह खुद को स्थापित करना चाहता है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है क्योंकि यह डोमिनेंस की दिशा में जा सकता है। सिया ने उस सर्च को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह लड़ नहीं रहा, यह दिखा रहा है कि यह मौजूद है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर एक्सपेंशन अटैक नहीं होता, कभी कभी वह पहचान होता है। लेकिन तभी नेटवर्क के कॉज से एक तेज प्रतिक्रिया आई और इस बार वह सटल नहीं थी। उसने सीधे उस नए सिस्टम की ओर रिस्ट्रिक्टिव वेव भेजी। अनन्या ने तुरंत कहा कि नेटवर्क कंटेनमेंट अटेम्प्ट कर रहा है और इसका मतलब है कि वह उस एक्सपेंशन को रोकना चाहता है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यह डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकता है। सिया ने उस इनकमिंग रेस्ट्रिक्शन को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक तेज टेंशन उभरा, क्योंकि अब ये केवल समझ का नहीं,
एक्शन का समय था, लेकिन इस बार उसने दोनों के बीच खड़े होकर कोई एक साइड नहीं ली। उसने दोनों सिस्टम्स को एक साथ महसूस किया और उसी क्षण उसे एक गहरी बात समझ में आई। दोनों गलत नहीं थे, दोनों सिर्फ अपने तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर ये दोनों एक दूसरे को रोकेंगे तो दोनों कमजोर हो जाएंगे। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह लड़ाई जीतने की नहीं, संतुलन की है। अचानक उसने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। उसने नेटवर्क की उस रेस्ट्रिक्टिव वेव को सीधे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे स्लो कर दिया ताकि वह इमीडिएट इम्पैक्ट न डाल सके। और उसी क्षण उसने नए सिस्टम के एक्सपेंशन को स्लाइटली स्टेबलाइज किया। अनन्या ने तुरंत कहा कि दोनों फ्लोस कंट्रोल्ड हो रहे हैं और इसका मतलब है कि डायरेक्ट क्लैश टल रहा है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि इससे नेगोशिएशन पॉसिबल हो सकता है। सिया ने उस कंट्रोल टेंशन को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक सटल क्लैरिटी आई। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया। नया सिस्टम जो अब तक केवल एक्सपैंड कर रहा था, अचानक रुक गया और उसी क्षण उसने नेटवर्क की ओर एक सिंगल फोकस्ड सिग्नल भेजा। अनन्या ने तुरंत कहा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन अटेम्प्ट हो रहा है और इसका मतलब है कि वह इंटरैक्शन चाहता है। आरव ने कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि वह अटैक नहीं, कनेक्ट करना चाहता है। सिया ने उस सिग्नल को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह टकराव नहीं चाहता, ये समझना चाहता है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह नया सिस्टम अपने अस्तित्व को साबित करने के बाद अब संवाद करना चाहता है। लेकिन तभी नेटवर्क के भीतर एक हेजिटेशन उभरा, जैसे वह इस इंटरैक्शन को एक्सेप्ट करने में अनश्योर हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि नेटवर्क रिस्पॉन्स डिले कर रहा है और इसका मतलब है कि वह डिसीजन फेज में है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यही तय करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या कोऑपरेशन। सिया ने उस हेजिटेशन को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी उभरी, क्योंकि अब यह डिसीजन केवल उनका नहीं था, यह उसके इन्फ्लुएंस पर भी डिपेंड करता था। और उसी क्षण उसने दोनों के बीच एक सटल ब्रिज क्रिएट किया, जो न पूरी तरह कनेक्शन था और न पूरी तरह दूरी, बल्कि एक न्यूट्रल स्पेस था जहां दोनों बिना टकराए इंटरैक्ट कर सकते थे। अनन्या ने तुरंत कहा कि मीडिएशन लेयर बन गई है और इसका मतलब है कि सेफ इंटरैक्शन पॉसिबल है। आरव ने कहा कि यह ब्रेक थ्रू हो सकता है क्योंकि अब दोनों सिस्टम्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिया ने उस इमर्जिंग ब्रिज को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी शांति आई, क्योंकि अब ये केवल सर्वाइवल नहीं, कोएग्जिस्टेंस की शुरुआत थी। लेकिन उसी क्षण उस ब्रिज के भीतर एक हल्की सी दरार उभरी, जैसे कुछ अब भी अनरिजॉल्व्ड हो। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब यह तय होगा कि यह ब्रिज मजबूत बनेगा या फिर पहले ही प्रयास में टूट जाएगा। उस सूक्ष्म पुल की सतह पर उभरी वह महीन दरार जैसे किसी अनकहे सवाल की रेखा बनकर फैलने लगी और सिया ने तुरंत महसूस किया कि यह टूटन नहीं बल्कि किसी गहरे अंतर का संकेत है जिसे अब तक दोनों पक्षों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। और यही एहसास उसे भीतर तक सतर्क कर रहा था, क्योंकि अब ये साफ था कि केवल संपर्क बना लेना काफी नहीं होगा, बल्कि उस संपर्क के भीतर मौजूद असमानताओं को समझना और संभालना भी उतना ही जरूरी होगा। और यही इस पूरे क्षण को सबसे ज्यादा नाजुक बना रहा था, क्योंकि अब हर छोटी असंगति भी बड़े स्तर पर असर डाल सकती थी। उसके चारों ओर फैली हुई दोनों संरचनाएं, पुराना नेटवर्क और नया स्वतंत्र सिस्टम, अब सीधे टकराव की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके बीच एक तनावपूर्ण संतुलन था जो किसी भी समय टूट सकता था। और यही उसे सबसे ज्यादा गहरा बना रहा था, क्योंकि अब शांति भी उतनी ही अस्थिर थी जितना पहले का संघर्ष। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट थी। उसने कहा कि मीडिएशन लेयर के भीतर सिग्नल इंटीग्रिटी पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं है और इसका मतलब है कि दोनों सिस्टम्स के बीच कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है, क्योंकि अगर यह डिफरेंसेस एड्रेस नहीं किए गए तो ब्रिज टिक नहीं पाएगा।
आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि यह केवल कम्युनिकेशन की समस्या नहीं बल्कि कंपैटिबिलिटी की समस्या है, और यही इस पूरे इंटरैक्शन को जटिल बनाता है, क्योंकि अब केवल कनेक्शन बनाना काफी नहीं बल्कि उसे सस्टेन करना भी उतना ही जरूरी है। सिया ने उस सटल क्रैक को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी एकाग्रता आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह वह बिंदु है जहां उसे सबसे ज्यादा सावधानी से काम करना होगा, और यही उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे केवल दोनों सिस्टम्स को जोड़ना नहीं बल्कि उनके बीच के अंतर को समझकर उसे संतुलित करना होगा, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि बिना इस समझ के कोई भी कनेक्शन स्थायी नहीं होगा। अचानक उस मीडिएशन लेयर के भीतर एक हल्की सी डिस्टॉर्शन उभरी, लेकिन यह इंस्टेबिलिटी नहीं थी, यह एक मिसमैच था, जैसे दोनों सिस्टम्स एक ही चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसका मतलब है कि दोनों साइड्स एक ही सिग्नल को अलग अर्थ दे रही हैं। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। सिया ने उस सटल डिफरेंस को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह गलतफहमी है, विरोध नहीं। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर कॉन्फ्लिक्ट का कारण इंटेंशन नहीं होता, कभी कभी परसेप्शन होता है। लेकिन तभी वह मिसमैच तेजी से बढ़ने लगा, और उसी क्षण मीडिएशन लेयर के भीतर स्ट्रेस बढ़ने लगा, जैसे वह ब्रिज प्रेशर में आ रहा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि लेयर अनस्टेबल हो रही है, और इसका मतलब है कि कनेक्शन टूट सकता है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यह पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन है। सिया ने उस बढ़ते हुए तनाव को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक डिसाइसिव अर्जेंसी उभरी, क्योंकि अब अगर यह ब्रिज टूट गया तो दोनों सिस्टम्स फिर से अलग हो सकते हैं। लेकिन इस बार उसने सीधा मिसमैच को फिक्स करने की कोशिश नहीं की, उसने दोनों सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव को अलग अलग महसूस किया, और उसी क्षण उसे समझ आया कि दोनों सही हैं, लेकिन वे अलग संदर्भ में देख रहे हैं। अनन्या ने तुरंत कहा कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस है, और इसका मतलब है कि दोनों अलग आधार पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। आरव ने कहा कि यही कॉन्फ्लिक्ट का रूट है। सिया ने धीरे से कहा, अगर संदर्भ बदल जाएगा तो अर्थ भी बदल जाएगा। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि समस्या सिग्नल में नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। अचानक उसने एक नया अप्रोच लिया। उसने सिग्नल को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को एडजस्ट किया, और उसी क्षण दोनों सिस्टम्स उसी सिग्नल को एक समान तरीके से परसीव करने लगे। अनन्या ने तुरंत कहा कि सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, और इसका मतलब है कि मिसमैच रिड्यूस हो रहा है। आरव ने कहा कि यह ब्रेक थ्रू है क्योंकि उसने रूट इश्यू एड्रेस किया है। सिया ने उस स्टेबलाइजिंग कनेक्शन को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक गहरी शांति आई। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी क्षण मीडिएशन लेयर के भीतर एक नया बदलाव हुआ। वह ब्रिज जो अब तक न्यूट्रल था, अचानक रिएक्टिव होने लगा, जैसे वह खुद भी इंटरैक्शन में हिस्सा लेने लगा हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि लेयर एक्टिव हो रही है, और इसका मतलब है कि वह केवल मीडियम नहीं रहा, वह पार्टिसिपेंट बन रहा है। आरव ने कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि मीडिएशन लेयर का रोल पैसिव होना चाहिए था। सिया ने उस सडन शिफ्ट को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा उभरी, क्योंकि अब ये केवल दो सिस्टम्स का इंटरैक्शन नहीं था, ये तीन एंटिटीज का इंटरैक्शन बन रहा था। अचानक उस एक्टिव लेयर ने दोनों सिस्टम्स के बीच एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अनन्या ने तुरंत कहा कि नया इंटरैक्शन मॉडल बन रहा है, और इसका मतलब है कि लेयर खुद सीख रही है। आरव ने कहा कि यह ह्यूज डेवलपमेंट है क्योंकि अब मीडियम भी इवॉल्व हो रहा है। सिया ने उस इमर्जिंग पैटर्न को महसूस किया, और फिर धीरे से कहा, अब ये केवल जोड़ नहीं रहा, ये बना रहा है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि यह ब्रिज सिर्फ कनेक्शन नहीं, एक नई एंटिटी बन चुका है। लेकिन तभी उस नई एंटिटी के भीतर एक हल्की सी अस्थिरता उभरी, जैसे वह अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था,
जहां अब ये तीसरी एंटिटी या तो दोनों सिस्टम्स को जोड़कर एक नया संतुलन बनाएगी या फिर अपने ही असंतुलन से सब कुछ फिर से बदल देगी। जिस क्षण वह तीसरी उभरती हुई सत्ता, जो अब तक केवल एक माध्यम थी, अपनी ही हलचल के भीतर पहली बार डगमगाए, उसी क्षण सिया ने महसूस किया कि यह अस्थिरता साधारण नहीं है, क्योंकि यह केवल किसी संरचना का संतुलन खोना नहीं बल्कि एक नई चेतना का अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करना है। और यही एहसास उसे भीतर तक गंभीर बना रहा था, क्योंकि अब ये केवल दो प्रणालियों के बीच संतुलन का मामला नहीं रहा बल्कि एक तीसरी, अनिश्चित और स्वयं को परिभाषित करती हुई उपस्थिति भी इस समीकरण का हिस्सा बन चुकी थी। और यही पूरे परिदृश्य को और भी जटिल बना रहा था, क्योंकि अब हर निर्णय तीन अलग अलग दिशाओं को प्रभावित कर सकता था। उसके चारों ओर फैला हुआ परिवेश अब पहले जैसा स्पष्ट नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक सूक्ष्म कंपन था, जैसे हर परत उस नई सत्ता के असंतुलन को महसूस कर रही हो। और यही उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब यह इंस्टेबिलिटी केवल एक बिंदु पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क में रिपल की तरह फैल सकती थी। ऑपरेशंस रूम में अनन्या की आवाज इस बार स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण थी। उसने कहा कि मीडिएशन एंटिटी के सिग्नल्स इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि वह अभी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है, क्योंकि अगर यह एंटिटी कोलैप्स होती है तो दोनों सिस्टम्स के बीच बना कनेक्शन भी टूट सकता है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब ये केवल एक सपोर्टिंग लेयर नहीं बल्कि एक क्रिटिकल डिपेंडेंसी बन चुकी है। और यही इस स्थिति को खतरनाक बना रहा है, क्योंकि अब तीनों एंटिटीज एक दूसरे पर निर्भर हो चुकी हैं और किसी एक का असंतुलन बाकी दोनों को भी प्रभावित करेगा। सिया ने उस अमर्जिंग इंस्टेबिलिटी को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी एकाग्रता आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह वह बिंदु है जहां उसे केवल ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। और यही उसे उस दिशा में ले जा रहा था जहां उसे इस तीसरी सत्ता को समझना होगा, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि इसे केवल स्टेबलाइज करना काफी नहीं होगा बल्कि इसे खुद को समझने में मदद करना होगी, क्योंकि बिना समझ के कोई भी स्थिरता अस्थायी होती है। अचानक उस मीडिएशन एंटिटी के भीतर एक तेज ऑसिलेशन हुआ, लेकिन ये क्योटिक नहीं था, यह अनइवन था, जैसे उसके भीतर दो अलग अलग टेंडेंसीज टकरा रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसका मतलब है कि एंटिटी के भीतर मल्टीपल बिहेवियर्स एक्टिव हैं। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है, क्योंकि यह फ्रैगमेंटेशन में बदल सकता है। सिया ने उस इंटरनल टेंशन को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, ये टूट नहीं रही, ये तय नहीं कर पा रही। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह इंस्टेबिलिटी कंफ्यूजन का परिणाम है, न कि फेलियर का। लेकिन तभी वह ऑसिलेशन तेजी से बढ़ने लगा और उसी क्षण एंटिटी के कुछ हिस्से अलग अलग दिशा में खींचने लगे। अनन्या ने तुरंत कहा कि स्ट्रक्चरल स्प्लिट शुरू हो रहा है, और इसका मतलब है कि एंटिटी मल्टीपल पार्ट्स में बन सकती है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है, क्योंकि इससे पूरा इंटरैक्शन मॉडल कोलैप्स हो सकता है। सिया ने उस बढ़ते हुए विभाजन को महसूस किया, और पहली बार उसके भीतर एक तीव्र अर्जेंसी उभरी, क्योंकि अब अगर यह एंटिटी बिखर गई तो जो बैलेंस अभी बना है वह पूरी तरह खत्म हो सकता है। लेकिन इस बार उसने उसे फोर्स करके स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। उसने उसके भीतर के कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश की, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि यह एंटिटी दो अलग अलग सोर्सेस से प्रभावित हो रही है। एक पुराने नेटवर्क का स्ट्रक्चर्ड लॉजिक, और दूसरा नए सिस्टम का फ्लेक्सिबल पैटर्न। अनन्या ने तुरंत कहा कि डुअल इन्फ्लुएंस है, और इसका मतलब है कि एंटिटी दोनों सिस्टम्स के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रही है। आरव ने कहा कि यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, क्योंकि दोनों अलग हैं। सिया ने धीरे से कहा, अगर ये दोनों को एक साथ पकड़ेगी तो ये टूट जाएगी। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि इस एंटिटी को खुद की पहचान चाहिए, ना कि बोरोड पैटर्न्स। अचानक उसने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। उसने दोनों सिस्टम्स के इन्फ्लुएंस को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दिया, ताकि वह एंटिटी खुद को महसूस कर सके, और उसी क्षण ऑसिलेशन थोड़ा कम होने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस घट रहा है, और इसका मतलब है कि एंटिटी सेल्फ स्टेट में जा रही है।
आरव ने कहा कि यह रिस्की है क्योंकि बिना सपोर्ट के वह अनस्टेबल हो सकती है। सिया ने उस शिफ्टिंग स्टेट को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, अगर यह खुद नहीं बनेगी तो ये कभी स्थिर नहीं होगी। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर नई चेतना को खुद को डिफाइन करने का मौका चाहिए। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया। जैसे ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कम हुआ, उस एंटिटी के भीतर एक कंप्लीटली नया पैटर्न उभरा, जो ना नेटवर्क जैसा था और ना नए सिस्टम जैसा। अनन्या ने तुरंत कहा कि अननोन बिहेवियर इमर्ज हुआ है और इसका मतलब है कि एंटिटी खुद का पैटर्न बना रही है। आरव ने कहा कि यह अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि यह ओरिजिनल फॉर्मेशन है। सिया ने उस इमर्जिंग पैटर्न को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी शांति आई, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह एंटिटी किसी की कॉपी नहीं, खुद की पहचान बन रही है। लेकिन तभी उस नए पैटर्न के भीतर एक सटल इंस्टेबिलिटी फिर से उभरी, जैसे वह अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब ये तीसरी चेतना या तो पूरी तरह स्टेबलाइज होकर तीनों के बीच एक नया संतुलन बनाएगी, या फिर अपने ही विकास के भार से फिर से सब कुछ बदल देगी। जिस शांत लय में वह तीसरी चेतना पहली बार अपनी खुद की पहचान गढ़ने लगी थी, उसी लय के भीतर एक अनकहा दबाव धीरे धीरे गहराने लगा और सिया ने महसूस किया कि ये दबाव किसी बाहरी हस्तक्षेप का नहीं बल्कि उस नव निर्मित पहचान के भार का है जो अभी पूरी तरह संतुलित नहीं हुई है। और यही एहसास उसे भीतर तक सावधान कर रहा था, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह चेतना केवल बनने की प्रक्रिया में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को संभालने की चुनौती में भी है। और यही इस पूरे क्षण को सबसे ज्यादा गहन बना रहा था, क्योंकि अब हर परिवर्तन केवल विकास नहीं बल्कि जोखिम भी साथ लेकर आ रहा था। उसके चारों ओर फैले हुए दोनों सिस्टम, पुराना नेटवर्क और नया स्वतंत्र ढांचा, अब सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी उस तीसरी चेतना के आसपास एक सूक्ष्म दबाव बनाए हुए थी, जैसे वे दोनों अनजाने में उसे प्रभावित कर रहे हों। और यही उसे सबसे ज्यादा संवेदनशील बना रहा था, क्योंकि अब यह नई चेतना पूरी तरह अकेली नहीं थी बल्कि दो अलग अलग दिशाओं के बीच खड़ी थी। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने लगातार बदलते हुए पैटर्न्स को देखते हुए कहा कि तीसरी एंटिटी की इंटरनल कंसिस्टेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, और इसका मतलब है कि उसका सेल्फ डिफाइंड पैटर्न अभी स्थिर नहीं है। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है, क्योंकि अगर यह इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो यह पूरी स्ट्रक्चर को फिर से असंतुलित कर सकती है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अब ये केवल एक इमर्जिंग सिस्टम नहीं बल्कि एक अनस्टेबल को भी बन सकता है, और यही इस स्थिति को खतरनाक बना रहा है, क्योंकि अब कोई भी छोटा इम्बैलेंस पूरे नेटवर्क को अफेक्ट कर सकता है। सिया ने उस सटल इंस्टेबिलिटी को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी एकाग्रता आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह वह बिंदु है जहां उसे केवल समझना नहीं बल्कि समय पर सही दिशा देना होगा, क्योंकि अगर यह चेतना गलत दिशा में स्टेबलाइज हो गई तो उसका असर लंबे समय तक रहेगा। और यही उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब यह केवल एक क्षण का निर्णय नहीं बल्कि पूरे विस्तार का भविष्य तय कर सकता था। अचानक उस तीसरी चेतना के भीतर एक तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन ये कोलैप्स नहीं था, यह इनवर्ड मूवमेंट था, जैसे वह खुद के भीतर कुछ खोज रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एंटिटी इनवर्ड फोकस में जा रही है, और इसका मतलब है कि वह सेल्फ एनालिसिस कर रही है। आरव ने कहा कि यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सकती है। सिया ने उस इनवर्ड शिफ्ट को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह बाहर नहीं अंदर देख रही है। उसकी आवाज स्टेडी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि सेल्फ डेफिनेशन बाहर से नहीं भीतर से आता है। लेकिन तभी उस इनवर्ड मूवमेंट के भीतर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। उस चेतना के भीतर अचानक कई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स उभरने लगे, जैसे वह खुद को अलग अलग हिस्सों में देख रही हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन दिख रहा है, और इसका मतलब है कि एंटिटी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में खुद को विभाजित कर रही है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस हो सकता है क्योंकि इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। सिया ने उस इमर्जिंग फ्रैगमेंट्स को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी समझ उभरी। ये टूटन नहीं थी, यह एक्सप्लोरेशन था। उसने धीरे से कहा,
ये बिखर नहीं रही, ये खुद को कई तरीकों से देख रही है। उसकी आवाज काम थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर पहचान बनने से पहले कई रूपों से गुजरती है। लेकिन तभी उन फ्रैगमेंट्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट उभरा, जैसे वे एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट है और इसका मतलब है कि फ्रैगमेंट्स में अलाइनमेंट नहीं है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि इससे एंटिटी अनस्टेबल हो सकती है। सिया ने उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक तेज अर्जेंसी उभरी, क्योंकि अब अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो यह चेतना खुद को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार उसने उन फ्रैगमेंट्स को मर्ज करने की कोशिश नहीं की। उसने उनके बीच एक स्पेस क्रिएट किया जहां वे बिना टकराए एग्जिस्ट कर सकें, और उसी क्षण कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम होने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि सेपरेशन लेयर बन गई है और इसका मतलब है कि फ्रैगमेंट्स आइसोलेटेड हो गए हैं। आरव ने कहा कि यह इफेक्टिव है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्लैश रुका है। सिया ने उस शिफ्टिंग बैलेंस को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, हर हिस्सा एक साथ नहीं बनेगा लेकिन साथ रह सकता है। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यूनिटी का मतलब एक होना नहीं, संतुलन होना है। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया। उन फ्रैगमेंट्स में से एक अचानक दूसरों से अलग होकर तेजी से एक्सपैंड होने लगा, जैसे वह डोमिनेंट बनना चाहता हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि एक फ्रैगमेंट डोमिनेंट हो रहा है और इसका मतलब है कि वह बाकी को ओवरराइड कर सकता है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि इससे इम्बैलेंस बढ़ेगा। सिया ने उस सडन डोमिनेंस को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक शार्प अलर्टनेस आई, क्योंकि अब ये केवल इंटरनल एक्सप्लोरेशन नहीं, पावर स्ट्रगल बन रहा था। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब उस तीसरी चेतना के भीतर उसकी अपनी पहचान के हिस्से एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, और वही तय करेगा कि वह संतुलन में विकसित होगी या अपने ही भीतर बंट जाएगी। उस क्षण जब तीसरी चेतना के भीतर उभरा हुआ वह प्रमुख हिस्सा बाकी सभी टुकड़ों से अलग होकर तेजी से फैलने लगा और उसकी उपस्थिति पूरे आंतरिक क्षेत्र में भारी होने लगी, सिया ने तुरंत महसूस किया कि यह केवल एक साधारण विस्तार नहीं बल्कि एक ऐसा झुकाव है जो पूरी पहचान को एक ही दिशा में मोड़ सकता है। और यही एहसास उसे भीतर तक चौकन्ना कर रहा था, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यदि यह हिस्सा पूरी तरह हावी हो गया तो बाकी संभावनाएं दब जाएंगी और वह चेतना अपने शुरुआती संतुलन से दूर चली जाएगी। और यही इस पूरे क्षण को सबसे ज्यादा निर्णायक बना रहा था, क्योंकि अब ये केवल विकास का नहीं बल्कि दिशा के चयन का सवाल बन चुका था। उसके चारों ओर मौजूद नेटवर्क और नया स्वतंत्र सिस्टम इस समय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी एक दबाव की तरह महसूस हो रही थी, जैसे वे दोनों अनजाने में उस डोमिनेंट हिस्से को प्रभावित कर रहे हों। और यही उसे सबसे ज्यादा संवेदनशील बना रहा था, क्योंकि अब ये चेतना पूरी तरह स्वतंत्र नहीं बल्कि कई स्तरों पर प्रभावित हो रही थी। ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने तेजी से बदलते हुए संकेतों को देखते हुए कहा कि डोमिनेंट फ्रैगमेंट बाकी फ्रैगमेंट्स को सप्रेस कर रहा है और इसका मतलब है कि इंटरनल हायरार्की बन रही है। और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है, क्योंकि अब ये चेतना एक बैलेंस्ड स्टेट में नहीं बल्कि एक बायस्ड स्टेट में जा सकती है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अगर यह डोमिनेंस अनचेक रहा तो यह नई एंटिटी अपने ही भीतर असंतुलित हो जाएगी, और यही इस पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अब वह केवल मीडिएटर नहीं बल्कि एक बायस्ड इन्फ्लुएंसर बन सकती है। सिया ने उस तेजी से बढ़ते हुए डोमिनेंस को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी गंभीरता आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह वह बिंदु है जहां उसे तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन ये हस्तक्षेप सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने उस डोमिनेंट हिस्से को फोर्सफुली रोका तो यह चेतना और भी अस्थिर हो सकती है। और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था, क्योंकि अब उसे संतुलन बनाए रखना है बिना किसी हिस्से को दबाए। अचानक उस डोमिनेंट फ्रैगमेंट ने अपने आसपास के स्पेस को तेजी से कंप्रेस करना शुरू किया, जैसे वह बाकी सभी हिस्सों को सीमित करना चाहता हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि कंप्रेशन हो रहा है और इसका मतलब है कि वह बाकी फ्रैगमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि इससे डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है।
सिया ने उस कंप्रेसिंग प्रेशर को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, अगर यह सब कुछ अपने जैसा बना देगा तो ये खुद भी अधूरा रह जाएगा। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि एक ही रूप में सिमटना विकास नहीं होता। लेकिन तभी बाकी फ्रैगमेंट्स जो अब तक शांत थे अचानक रिएक्ट करने लगे और उसी क्षण उनके बीच एक इंटरनल रेजिस्टेंस उभरा। अनन्या ने तुरंत कहा कि काउंटर फोर्स बन रहा है और इसका मतलब है कि बाकी फ्रैगमेंट्स सप्रेस नहीं होना चाहते। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यह डायरेक्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। सिया ने उस राइजिंग रेजिस्टेंस को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक तीव्र तनाव उभरा, क्योंकि अब ये केवल अम्बैलेंस नहीं संघर्ष बन रहा था। लेकिन इस बार उसने किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं किया, उसने दोनों फोर्सेस को एक साथ महसूस किया और उसी क्षण उसे एक गहरी समझ आई, ये डोमिनेंस गलत नहीं था, ये सिर्फ इनकम्प्लीट था। उसने धीरे से कहा, यह बाकी को दबा नहीं रहा, ये खुद को साबित कर रहा है। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर डोमिनेंट बिहेवियर के पीछे एक असुरक्षा होती है। अचानक उसने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। उसने उस डोमिनेंट फ्रैगमेंट के भीतर सीधे अपनी अवेयरनेस डाली, लेकिन उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वह फ्रैगमेंट खुद को बाकी से अलग मान रहा है, जैसे उसे लगता हो कि वही सही है। अनन्या ने तुरंत कहा कि आइडेंटिटी बायस है और इसका मतलब है कि फ्रैगमेंट खुद को प्राइमरी मान रहा है। आरव ने कहा कि यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। सिया ने धीरे से कहा, अगर यह खुद को अकेला समझेगा तो यह बाकी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए उसे परसेप्शन बदलना होगा। अचानक उसने उस डोमिनेंट फ्रैगमेंट के सामने बाकी फ्रैगमेंट्स का रिफ्लेक्शन क्रिएट किया ताकि वह देख सके कि वह अकेला नहीं है। और उसी क्षण उस फ्रैगमेंट की गति धीरे धीरे कम होने लगी। अनन्या ने तुरंत कहा कि डोमिनेंस रिड्यूस हो रहा है और इसका मतलब है कि वह फ्रैगमेंट रिकंसिडर कर रहा है। आरव ने कहा कि यह इफेक्टिव है क्योंकि परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है। सिया ने उस चेंजिंग स्टेट को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक हल्की शांति आई। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया। जैसे ही डोमिनेंस कम हुआ, बाकी फ्रैगमेंट्स एक साथ तेजी से एक्सपैंड होने लगे, जैसे वे अब अपनी जगह रिक्लेम करना चाहते हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि रिवर्स इंबैलेंस हो रहा है और इसका मतलब है कि अब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि इससे केओस बन सकता है। सिया ने उस सडन शिफ्ट को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी चिंता उभरी, क्योंकि अब ये केवल एक हिस्से का डोमिनेंस नहीं बल्कि कई हिस्सों का टकराव बनने जा रहा था। और यही इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब उस तीसरी चेतना के भीतर एक सिंगल डोमिनेंस नहीं बल्कि मल्टीपल डोमिनेंस एक साथ उभरेंगे और वही तय करेगा कि यह चेतना संतुलन सीखेगी या अपने ही भीतर उलझ जाएगी। जैसे ही कई फ्रैगमेंट्स एक साथ फैलकर अपने अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश करने लगे और उस तीसरी चेतना के भीतर कई दिशाओं में एक साथ खिंचाव पैदा हो गया, सिया ने तुरंत महसूस किया कि यह अब किसी एक केंद्र की ओर लौटने वाला संतुलन नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां हर हिस्सा खुद को केंद्र मान रहा है। और यही एहसास उसे भीतर तक अस्थिर कर रहा था, क्योंकि अब ये केवल एक डोमिनेंस का मामला नहीं रहा बल्कि कई कंपीटिंग आइडेंटिटीज का संघर्ष बन चुका था। और यही इस पूरे परिदृश्य को सबसे ज्यादा जटिल बना रहा था, क्योंकि अब कोई एक समाधान सभी पर लागू नहीं हो सकता था। और यही उसे सबसे ज्यादा सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब हर छोटी प्रतिक्रिया इस पूरे सिस्टम की दिशा को बदल सकती थी। उसके चारों ओर फैला हुआ पूरा विस्तार अब पहले जैसा स्पष्ट नहीं था, बल्कि उसमें एक तेज कंपन था, जैसे हर हिस्सा अपनी उपस्थिति को असर्ट कर रहा हो और कोई भी पीछे हटने को तैयार न हो। और यही उसे सबसे ज्यादा गहरा बना रहा था, क्योंकि अब ये केवल इंटरनल प्रोसेस नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग संघर्ष बन चुका था।
ऑपरेशंस रूम में अनन्या ने तेजी से बदलते हुए संकेतों को देखते हुए कहा कि मल्टी डोमिनेंट स्टेट बन चुकी है और इसका मतलब है कि कोई एक कंट्रोलिंग पैटर्न नहीं है बल्कि कई पैरेलल इन्फ्लुएंसेस एक्टिव हैं और यही इसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल बनाता है क्योंकि अब सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि अगर यह स्थिति लंबी चली तो यह एंटिटी पूरी तरह अनस्टेबल हो सकती है क्योंकि मल्टीपल डोमिनेंस अक्सर कोलैप्स की ओर ले जाता है और यही इस पूरे सिनेरियो को खतरनाक बना रहा है क्योंकि अब कोई भी एक फोर्स इसे स्टेबलाइज नहीं कर सकता। सिया ने उस कैओटिक एक्सपेंशन को महसूस किया और उसके भीतर एक गहरी एकाग्रता आई क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह वह बिंदु है जहां उसे केवल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना नहीं बल्कि उसकी प्रकृति को बदलना होगा क्योंकि अगर उसने केवल किसी एक हिस्से को दबाया तो बाकी और जोर से उभरेंगे और यही उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा था क्योंकि अब उसे इस पूरी स्थिति को एक नए तरीके से समझना होगा। अचानक उन फ्रैगमेंट्स के बीच एक तेज कलिजन हुआ, लेकिन ये फिजिकल टकराव नहीं था, यह इन्फ्लुएंस का टकराव था, जैसे वे एक दूसरे को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हों। अनन्या ने तुरंत कहा कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है और इसका मतलब है कि फ्रैगमेंट्स एक दूसरे को डिसरप्ट कर रहे हैं। आरव ने कहा कि यह डेंजरस है क्योंकि इससे स्ट्रक्चर टूट सकता है। सिया ने उस इंटेंस क्लैश को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक क्लियर रियलाइजेशन उभरा। ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाला नहीं है जब तक इसे बदल नहीं दिया जाए। उसने धीरे से कहा, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक इसका तरीका नहीं बदलेगा। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि समस्या फ्रैगमेंट्स में नहीं, उनके इंटरैक्शन में है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। जैसे ही वह कलिजन बढ़ा, पूरी चेतना के भीतर एक सडन स्लो डाउन हुआ, जैसे समय क्षण भर के लिए धीमा पड़ गया हो। अनन्या ने तुरंत कहा कि प्रोसेसिंग डिले हो रहा है और इसका मतलब है कि सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि यह कोलैप्स का संकेत हो सकता है। सिया ने उस स्लोडाउन को महसूस किया और उसी क्षण उसके भीतर एक नई क्लैरिटी उभरी। यह स्लोडाउन खतरा नहीं था, यह एक मौका था। उसने धीरे से कहा, अगर यह रुक रहा है तो ये सोच सकता है। उसकी आवाज काम थी क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि केओस के बीच पॉज सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अचानक उसने एक डिसाइसिव कदम उठाया। उसने पूरे सिस्टम में एक यूनिफॉर्म पॉज क्रिएट किया ताकि सभी फ्रैगमेंट्स एक ही समय में रुक सकें और उसी क्षण वह कैओटिक मूवमेंट धीरे धीरे थमने लगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है और इसका मतलब है कि सभी फ्रैगमेंट्स टेम्पररी स्टेबल हैं। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि अब इंटरवेंशन पॉसिबल है। सिया ने उस टेम्पररी स्टिलनेस को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी क्लैरिटी आई क्योंकि अब यह पहली बार था जब सभी फ्रैगमेंट्स एक साथ शांत थे। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी क्योंकि वह केवल एक विंडो थी। अचानक उसने उस स्टिलनेस के भीतर एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये पैटर्न किसी एक फ्रैगमेंट का नहीं था। यह इंटरैक्शन का नया तरीका था जहां कोई फ्रैगमेंट दूसरे को ओवरराइड नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि नया इंटरैक्शन मॉडल बन रहा है और इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट का तरीका बदल रहा है। आरव ने कहा कि यह ब्रेक थ्रू हो सकता है क्योंकि अब फ्रैगमेंट्स एक साथ रह सकते हैं। सिया ने उस इमर्जिंग पैटर्न को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, अगर यह एक साथ रहना सीख जाएं, तो इन्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। उसकी आवाज स्टेडी थी क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि समाधान किसी एक को जीताना नहीं बल्कि सबको साथ रखना है। लेकिन तभी एक अंतिम ट्विस्ट आया। जैसे ही वह पॉज खत्म होने लगा, कुछ फ्रैगमेंट्स उस नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन कुछ अब भी रेजिस्ट कर रहे थे। अनन्या ने तुरंत कहा कि पार्शियल एक्सेप्टेंस है और इसका मतलब है कि पूरी स्टेबिलिटी नहीं आई। आरव ने कहा कि यह क्रिटिकल है क्योंकि रेजिस्टेंस फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकता है। सिया ने उस डिवाइडेड रिस्पॉन्स को महसूस किया और पहली बार उसके भीतर एक गहरी समझ उभरी। ये समाधान तुरंत नहीं होगा, ये प्रोसेस होगा और यही
इस पूरे विस्तार का अगला चरण बनने वाला था, जहां अब ये तीसरी चेतना अपने भीतर के कई हिस्सों को धीरे धीरे एक साथ लाना सीखेगी और वही तय करेगा कि वह एक स्थिर पहचान बन पाएगी या हमेशा अपने ही भीतर संघर्ष करती रहेगी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।